हेलो दोस्तों, मैं अनूप यादव अपना एग्जाम पॉइंट पर आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम संविधान की एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक इस पर आज हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो पीसीएस लेवल, वनडे एग्जाम में जैसे सुपर टेट, लेखपाल आदि के लिए बहुत ही आवश्यक है। दोस्तों, अब हम अपने मूल टॉपिक पर आते हैं। अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा दी गई है। उसके बाद है दोस्तों अनुच्छेद 37। अनुच्छेद 37 में यह बताया गया है कि नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ? अर्थात नीति निर्देशक तत्व से के संबंध में यदि कोई मामला है तो उसे लेकर के आप न्यायालय नहीं जा सकते, जबकि मौलिक अधिकार में इसका उल्टा होता है। दोस्तों, मौलिक अधिकार न्यायालय में परिवर्तनीय है। यदि मौलिक अधिकार से संबंधित कोई मामला होता है तो उसे लेकर के आप न्यायालय जा सकते हैं। उसके बाद अनुच्छेद 38। दोस्तों, अनुच्छेद 38 में कल्याणकारी राज्य के अवधारणा के बारे में वर्णन किया गया है। उसके बाद है दोस्तों अनुच्छेद 39 में दो मुख्य प्रावधान किए गए हैं। इसमें 39 का में बताया गया है समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता। अब दोस्तों, समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता से क्या तात्पर्य है? दोस्तों, कुछ ऐसे गरीब तबके के लोग होते हैं जिनका यदि कोई कानूनी मामला हो या न्यायालय से संबंधित मामला हो तो ऐसे लोग जो गरीब तबके के लोग होते हैं वो अपने पैसे से वकील नहीं कर पाते, तो उनको न्याय नहीं मिल पाता। लेकिन दोस्तों, अब 39 का में समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता जब से बना दिया गया, उसके तहत अब सरकार स्वयं ही उनको सरकारी वकील उपलब्ध कराती है दोस्तों, ताकि गरीब व्यक्तियों को भी न्याय मिल सके। और उसके बाद दोस्तों 39 घा में समान कार्य के लिए समान वेतन है। इसका क्या तात्पर्य है? जैसे दोस्तों आप देखते होंगे कि एक व्यक्ति अगर इंटर कॉलेज में पढ़ा रहा है तो पता चला कि वो 60,000 रुपया पर मंथ पा रहा है, और एक व्यक्ति यदि प्राइवेट में पढ़ा रहा है तो 6,000 पा रहा है। आप देख रहे हैं कि सरकारी वाला 60,000 पा रहा है और प्राइवेट में पढ़ाने वाला 6,000 पा रहा है। तो प्राइवेट में जो व्यक्ति है वह न्यायालय में यह बात उठा सकता है कि हम भी समान कार्य कर रहे हैं। भाई, सरकारी जो टीचर है वो भी पढ़ा रहा है, 60,000 पा रहा है, और हम भी पढ़ा रहे हैं, तो हमको भी 60,000 रुपये महीना मिलना चाहिए। तो इसे कहते हैं समान कार्य के लिए समान वेतन, जिसका वर्णन 39 घ में किया गया है। उसके बाद दोस्तों
अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन, अर्थात ग्रामीण क्षेत्र जो है, ग्रामीण क्षेत्र में प्रशासन के लिए ग्राम पंचायतों का गठन किया गया है। इसके बाद दोस्तों अनुच्छेद 41 अनुच्छेद 41 किस चीज का वर्णन करता है? कुछ विशेष दशाओं में काम, शिक्षा तथा लोक सहायता पाने का अधिकार। कुछ विशेष दशाओं में काम, शिक्षा तथा लोक सहायता पाने का अधिकार है। दोस्तों इसी के तहत मनरेगा में जो मजदूर काम करते हैं उनको अनुच्छेद 41 के तहत ही काम दिया जा रहा है दोस्तों। अर्थात मनरेगा का वर्णन किसमें मिलता है? अनुच्छेद 41 में मिलता है। उसके बाद दोस्तों अनुच्छेद 42 काम की न्याय संगत और मनोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का उपबंध। ठीक है, अनुच्छेद 42 किससे संबंधित है दोस्तों? प्रसूति सहायता से। इसका क्या तात्पर्य है? आप देखते होंगे कि कुछ महिलाएं जो सरकारी नौकरी करती हैं और जब वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं, ऐसी अवस्था में जब उनको डिलीवरी का मामला होता है तो उस सिचुएशन में उन्हें सरकार के द्वारा कुछ महीने की छूट दी जाती है। इसका वर्णन किसमें किया गया है दोस्तों? अनुच्छेद 42 में किया गया है। अनुच्छेद 43 अनुच्छेद 43 में क्या है? कर्मगारों के लिए निर्वाह मजदूरी। 43 में क्या है? कर्मगारों के लिए निर्वाह मजदूरी। 43 का में दोस्तों उद्योगों में मजदूर वर्ग भी, जो उद्योग के प्रबंधन है, उस उद्योग के प्रबंधन में मजदूर वर्गों को भी भागीदारी दिया जाएगा। और 43 खा जो है वह सहकारिता से संबंधित है। किससे संबंधित है दोस्तों? सहकारिता। उसके बाद अनुच्छेद 44 में किसका वर्णन किया गया है? अब वो अनुच्छेद 44 में है एक समान सिविल संहिता। एक समान सिविल संहिता से क्या तात्पर्य है दोस्तों? एक समान सिविल संहिता का मतलब होता है, आप देखते होंगे कि सभी धर्मों में शादी करने के नियम, तलाक करने के नियम ये अलग अलग होते हैं। अगर यही शादी करने के नियम जो हैं या तलाक के नियम हैं सभी धर्मों के लिए एक कर दिया जाए तो हम कहेंगे कि वो क्या हो जाएगा? एक समान सिविल संहिता हो जाएगी। तो एक समान सिविल संहिता यह केवल हमारे देश में गोवा राज्य में लागू है और किसी राज्य में एक समान सिविल संहिता नहीं लागू। उसके बाद दोस्तों हम आते हैं अनुच्छेद 45 अनुच्छेद 45 में क्या है? जो 6 वर्ष से कम उम्र के जो बालक हैं ऐसे बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। यह व्यवस्था कब किया गया? 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत। 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत ये व्यवस्था किया गया। दोस्तों पहले 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए जो अनिवार्य शिक्षा थी वह अनुच्छेद 45 में था। अब इसको हटा करके अनुच्छेद 21A में रख दिया गया, और जब इसको हटा करके अनुच्छेद 21A में रख दिया गया तो उसके स्थान पर अनुच्छेद 45 में 6 वर्ष से कम बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा रख दिया गया। उसके बाद है अनुच्छेद 46 अनुच्छेद 46 अनुच्छेद 46 में क्या है दोस्तों?
अनुच्छेद 46 में अनुसूचित जाति, जनजाति और दुर्बल वर्ग के लोग जो हैं उनके शैक्षिक और आर्थिक उपबंधों का ख्याल सरकार के द्वारा किया जाएगा। अर्थात ऐसे उपबंध का बनाए जाएंगे जिससे जो दुर्बल वर्ग के लोग हैं, जो अनुसूचित जाति या जनजाति के वर्ग के लोग हैं, उनका उत्थान हो सके। दोस्तों, उसके बाद अनुच्छेद 47 किससे संबंधित है? मद्य निषेध, पोषाहार और स्वास्थ्य। दोस्तों, कभी कभी आप देखे होंगे कि राज्य सरकारें शराबबंदी कर देती हैं, तो शराबबंदी किसके तहत करती हैं? अनुच्छेद 47 के तहत। जैसे वर्तमान समय में बिहार राज्य में शराबबंदी कर दिया गया है, तो यह शराबबंदी किसके द्वारा किया गया है? यह अनुच्छेद 47 के तहत, अनुच्छेद 47 के तहत किया गया है। उसके बाद है अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 48 में क्या है? कृषि एवं पशुपालन तथा दुधारू पशु। कृषि, पशुपालन और दुधारू पशुओं के बारे में जो वर्णन है वो अनुच्छेद 48 में। उसके बाद दोस्तों आता है 48 का। 48 का में पर्यावरण संरक्षण का वर्णन किया गया है। इसका वर्णन किया गया है दोस्तों पर्यावरण संरक्षण का। दोस्तों, 48 का को 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। उसके बाद दोस्तों अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और वहां का जो स्थान है और वहां की जो वस्तुएं हैं उसका रख रखाव करना, यह किससे संबंधित है? अनुच्छेद 49। यानी राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का रख रखाव अनुच्छेद 49 से संबंधित है दोस्तों। उसके बाद है अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 50 में न्यायपालिका एवं कार्यपालिका के पृथक्करण का वर्णन किया गया है। दोस्तों, इसका क्या मतलब है? न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण। कार्यपालिका का मतलब आप जानते हैं, कार्यपालिका में सभी नेता लोग आते हैं और न्यायपालिका में न्यायाधीश, जज लोग बैठते हैं। दोस्तों, अगर नेता और जज एक साथ मिल जाएंगे तो कभी किसी व्यक्ति को न्याय नहीं मिल पाएगा। इसीलिए न्यायपालिका और कार्यपालिका को पृथक करके रखा जाता है ताकि दोनों लोग आपस में साठगांठ ना बना पाए। उसके बाद दोस्तों अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 में क्या है? अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का वर्णन किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का वर्णन किया गया है। दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप अपना एग्जाम पॉइंट को सब्सक्राइब करें और शेयर करें दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।